जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक फिनिक्स जो कि अपने मरने के समय आने पर जल जाता है और उसी राख से दोबारा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर जन्म लेता है, इसी तरह जापान वर्ल्ड वॉर 2 में बुरी तरह हारने और अपना सब कुछ गंवाने के बाद कुछ ही डेकेड के अंदर दुनिया की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी वाला देश बनकर उभरता है। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल टेल। आज की इस वीडियो में हम जापान किस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को रीबिल्ड किया और कैसे बना एक डेवलप इकोनॉमी वाला देश, इस पर हम बात करेंगे। 6 अगस्त 1945 की सुबह B-29 बॉम्बर अमेरिका से उड़ान भरती है और ठीक 8:16 पर जापान की हिरोशिमा शहर पे एक न्यूक्लियर बम गिराती है। इस अटैक में करीब 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को एक और न्यूक्लियर बम जापान की दूसरे बड़े शहर नागासाकी पर गिराया जाता है। इस हमले में भी 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। इन दोनों अटैक से फैला रेडिएशन आगे भी बहुत सी जान लेता है। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह राख हो गया था। वार की वजह से कैपिटल टोक्यो की भी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरा जापान एक तरह से बर्बाद हो चुका था। एलाइड पावर्स ने जापान की उससे उसकी कॉलोनियल पावर भी छीन ली। उस समय कौन सोच सकता था कि कभी जापान इन सब से उभर भी पाएगा, मगर सबको हैरान करते हुए जापान कुछ ही डेकेड के अंदर इकोनॉमिकल सुपर पावर बन जाता है। जापान की इस ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका का भी बहुत बड़ा भूमिका है। 1945 में जापान की सरेंडर के बाद उसे वेस्टर्न पावर के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और इसको लीड कर रहे थे जनरल डगलस। शुरुआत के 3 साल तक अमेरिका का मेन मोटिव था कि जापान फिर से कभी भी वार शुरू ना कर दे, इसीलिए उनको एक नए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है। इसके तहत जापान कभी भी एक बड़ी आर्म फोर्स नहीं रख सकता। इसी बीच एक नए पार्लियामेंट की भी स्थापना की जाती है। जापान की सारी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और आर्म इंडस्ट्री को अमेरिका के द्वारा बंद कर दिया गया। जो वार टाइम पर जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनको और 6 लोगों को फांसी दे दी जाती है। इस समय तक अमेरिका का जापान की इकोनॉमी को रिस्टोर करने में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं थे, मगर जापान की पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरह अपने हिसाब से चेंज करते रहते थे। मगर कुछ ही समय के बाद अमेरिका का जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा रोल प्ले किया। 1945 तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सी बड़ी बड़ी बदलाव हो रहा था, इसलिए अमेरिका का जापान को लेकर एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा। इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मेन कारण था कोल्ड वॉर और अमेरिका और यूएसएसआर की राइवलरी। एशिया में 1945 में चाइना की नेशनलिस्ट सरकार बिखर गई और एक नई कम्युनिस्ट सरकार पावर में आ चुकी थी। कम्युनिस्ट सोवियत के साथ साथ अब कम्युनिस्ट चाइना भी अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। इसीलिए अमेरिका ने साउथ एशिया में अपनी हेजिमोनी को सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एलाइड कंट्री की जरूरत थी। एक वीक जापान अमेरिका का क्या ही मदद कर सकता था, इसीलिए अमेरिका ने जापान की ग्रोथ में मदद करना शुरू कर दिया। इस अमेरिका की मदद से जापान की इंडस्ट्री बड़ी तेजी से रिकवर करने लगी। अमेरिका की हेल्प जापान की ग्रोथ में बहुत मदद कर रहा था, मगर जापान की खुद की बहुत सी पॉलिसी इस ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाती है। जापान की ज्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड कुछ ही लैंड ओनर के पास था। वो शहर में रहकर अपना लैंड छोटे छोटे फार्मर को दे देते थे। इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट में गिरावट देखी जा रही। इसको सुधारने के लिए जापान की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म प्लान लाती है, जिसके तहत इन सारे लैंड को उनके ओनर से लेकर फार्मर के बीच रीजनेबल रेट में बेच दिया जाता है। यह प्लान काफी सक्सेसफुल रहती है। अमेरिका ने जापान की चीजों को अपने मार्केट का एक्सेस दे देते हैं। इसके अलावा जापान की रीबिल्ड में $1.9 बिलियन खर्च करते हैं।
अगर जापान की ग्रोथ में किसी चीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करती है तो वो योशिहिडा डॉक्ट्रिन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 में एक नए प्राइम मिनिस्टर शिगेरू योशिहिडा ने अगले कुछ सालों के लिए जापान की स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। इसको योशिहिडा डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इस डॉक्ट्रिन में कुछ नियम थे, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जापान की मेन ऑब्जेक्टिव होगा और जापान अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन सब यूएसए के साथ बढ़ाएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करेगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को लो रखना और अपना डिफेंस स्पेंडिंग पर अपनी जीडीपी का 1% से ज्यादा खर्च न करने पर लिमिट रखी जाती है। कि डिफेंस स्पेंडिंग पर खर्च न करना जापान को वार से हटकर अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ में फोकस करने में बहुत मदद करती है। इसी के साथ अमेरिका ने 1952 में जापान के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट बनाया, जिसमें बताया गया था कि अगर कोई भी देश जापान पर हमला करता है तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका जापान की मदद के लिए सामने आएगा। इन सब का ये फायदा हुआ कि जो पैसा हथियार खरीदने में खर्च करना पड़ता उसको जापान अपने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की सारी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। इसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी के साथ सारे इंडस्ट्री को रीबिल्ड किया जाता है। 1959 तक जापानीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाई टेक्नोलॉजी गुड्स जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार, स्टील, टेक्सटाइल जैसे चीजों की अपने देश में मैन्युफैक्चर करने की। जापानीज प्रोडक्ट अपने हाई क्वालिटी और रिलायबिलिटी के चलते वेस्टर्न कंट्री में एक अलग पहचान बना लेती है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती रहती है, इसके कारण 1960 तक जापान की एक्सपोर्ट 15% की एनुअल ग्रोथ में बढ़ती रहती है। 1972 तक जापान दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। इस दौरान जापान की जीडीपी हर साल 9% की ग्रोथ दिखाती है। जापान ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप्स, मशीन टूल्स बाहर बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करती थी। 1980 तक इन सब की डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे जापान बड़े लंबे टाइम तक ट्रेड सरप्लस में रही। मिड 80s तक जापानीज इकोनॉमी एक ह्यूज सक्सेस बन चुका था। जापान की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी का 10% हुआ करता था। जो जापान को कभी खुद के लिए पैसों की जरूरत थी, अब वो अंडर डेवलपिंग कंट्री को किसी और डेवलपिंग कंट्री से ज्यादा एड के रूप में पैसे देने लगा। इस पीरियड में जापान अपने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कंट्रोल करके सिर्फ 3% पर रोक चुका था। जापान की इस ग्रोथ में एक बड़ा फैक्टर जापान की कई दशकों तक रही स्टेबल गवर्नमेंट को भी जाता है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी जापान की पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी। एलडीपी की सोच कंजर्वेटिव और प्रो बिजनेस माना जाता है। एलडीपी ने 1952 से 1993 तक पावर में रहती है। जापान की ज्यादातर इकोनॉमिक ग्रोथ इसी दौरान हुआ है। इस टाइम पर जापान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 13% से ग्रो करती है। तो ये थी जापान की इकोनॉमिकल मिरेकल, जिसे 1945 में शायद ही कोई सोच सकता था। आज के समय जापान एक पीसफुल और हाई डेवलपिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड गुड बाय।